हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइज एंड पीसीएस। तो दोस्तों स्टडी आई क्यू की बुक से एग्रीकल्चर के चैप्टर को आगे देखते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर। और बात करते हैं अभी तक अगर हम लोग इसको नंबरिंग दें तो हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर एक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो कि हमारा हो जाता है सबसे पहला फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके दो पार्ट है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव के अगेन दो पार्ट होते हैं, दो तरीके के। एक होता है वेट पैडी कल्टीवेशन वाला इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। दूसरा होता है चावल को छोड़कर, पैडी को छोड़कर दूसरे तरीके के क्रॉप्स का इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। फिर हमने पढ़ा था कमर्शियल एग्रीकल्चर। दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है शाइनी? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करा जाता है फॉर सेल्फ सस्टेनेंस, खुद के खाने के लिए, है ना, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। और मयूर कमर्शियल एग्रीकल्चर क्यों करा जाता है कुणाल, श्रेया? मार्केटिंग के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो फिर आपने ये जो है उसके बाद इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, इससे क्या समझा था? इंटेंसिव पे लैंड बड़ा है कि एक्सटेंसिव पे लैंड बड़ा है? बड़ा बड़ा किस पे है? एक्सटेंसिव पे। और इंसान छोटे लैंड पे प्राण, मतलब प्राण कैसे निकाल रहा है उस लैंड के, वो कौन सी कल्टीवेशन है? इंटेंसिव। छोटा लैंड पे समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्राण क्यों निकाल रहा है? मतलब ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा लेबर, जितना निकल सके उतना वो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या फर्टिलाइजर्स वगैरह केमिकल्स यूज़ होते हैं? होते हैं। क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? क्या ये लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव दोनों है? जी हाँ। लेकिन ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो था वो वो जनरली लेबर इंटेंसिव होता है। ठीक है। तो हमारे हो गए जनरली यहाँ पर तीन तरीके के एग्रीकल्चर हो गए। चौथे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और श्रेया, अब अभी हम फ़र्क भी समझेंगे थोड़ी देर में, कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसको इंट्रोड्यूस करा था यूरोपियंस ने अपनी अपनी कॉलोनीज़ में, स्पेशली उन कॉलोनीज़ में जो कि ट्रॉपिक्स में लोकेटेड थी, सिचुएटेड है। अब ट्रॉपिक्स से हमारा मतलब क्या है? चलो बैक टू ज्योग्राफी। ये बनाया अर्थ का गोला, नहीं प्रॉपर ऐसे ही बनाते हैं स्वरूप ना, इक्वेटर की लाइन ऑटोमेटिकली जा तो रही है यहाँ से बीच से। ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको मान लेते हैं इक्वेटर की लाइन है। ठीक है। इसके ऊपर जितना भी जो पार्ट होगा वो, इक्वेटर की जो लाइन है इसके ऊपर जितना भी पार्ट होगा वो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, है ना। और इसमें हम अगर ऐसे कर दें, ये अपना हिस्सा हो गया ये वाला। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला शाइनी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये अपना है 0 डिग्री। ठीक है। तो ये अपना हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अपना हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो है ये सब ट्रॉपिक्स है। यानी कि श्रेया, ट्रॉपिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? लैटिट्यूडनल टर्म्स में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, या फिर वाइसी वर्सा बोल लो। ठीक है। वो होता है ट्रॉपिक्स वाला हिस्सा। ट्रॉपिक्स में एक खास बात क्या होती है श्रेया? यहां पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं और पूरे साल रहती हैं, राइट? पूरे साल रहती हैं। ये रीजन सन से कभी बाहर नहीं होता। जो एंटायर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड भी होता है, प्लेन रीजन यहाँ पर होते हैं, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है ना। और क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ का? टेम्परेचर कंडीशन कैसी होती है यहाँ पर शाइनी? हॉट एंड ह्यूमिड। बारिश भी होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को टच करता है क्या? एक्सट्रीम्स को कहाँ टच करता है? मतलब -डिग्री मतलब ठंड हो जाती है और मतलब 50 डिग्री गर्मी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। गर्मियां फिर भी पड़ती है लेकिन ठंड के एक्सट्रीम्स को टच नहीं करता। बोलो एक एक्सट्रीम को टच कर सकता है, गर्मी जैसे अफ्रीका के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से पास होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अफ्रीका के अलावा? सो सैड, सिर्फ अफ्रीका है ना। तो द
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ये क्या है? देयर आर लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशंस, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं। नंबर वन इसका फीचर क्या है? देयर आर लार्ज एस्टेट्स या फिर फार्मलैंड्स। ठीक है, अगर इतने बड़े फार्मलैंड्स हैं तो भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी चाहिए होती होगी, है ना? चाहिए पड़ती है। मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट इज ऑल्सो नीडेड। वी नीड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि अगर इतने बड़े लैंड पर अगर खेती बाड़ी करी जा रही है तो मयूर उसको कैजुअली तो नहीं लिया जा सकता। बहुत साइंटिफिक मेथड चाहिए हमें कल्टीवेशन करने के, ताकि फसल बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि फिर यहाँ पर करोड़ों का लॉस हो सकता है ना? उसके बाद श्रेया, स्पेशल फीचर सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रमोट नहीं करा जाता। कमर्शियल एग्रीकल्चर में इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अलग अलग क्रॉप्स को जो है वो ग्रो करा जा रहा हो सेम टाइम पर। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग यहाँ पर जो है वो अपनाई जा रही हो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें प्लांटेशन की, बहुत बड़े पैच ऑफ लैंड पर एक ही तरीके का क्रॉप उगाया जाता है। ठीक है, चीप लेबर अपनाई जाती है मालिकों के द्वारा। अब ये देखो, चीप लेबर का सिलसिला ये थोड़ा सा ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से भी दे रहा है, क्योंकि यूरोपियंस जो थे यहाँ पर हिंदुस्तानियों को रखते थे। आपको पता है प्लांटेशन के अंदर वो फोर्स लेबर भी करवाते थे, बेकार भी करवाते थे। लेकिन आज भी क्या होता है, जैसे जो कॉफी प्लांटेशन होते हैं, टी प्लांटेशन होते हैं, आपने असम के अंदर देखा है टेरेस फार्मिंग के कंटेक्स्ट के अंदर बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो औरतें होती हैं पीछे टोकरी लटकाकर जो एक एक करके पत्तियां तोड़ रही होती हैं, आगे कभी कभार किसी किसी ने अपना बच्चा भी लटकाया होता है, वो बच्चे को लेकर चली जाती है फील्ड पर। अब क्या वो बहुत ज्यादा उनको सैलरी मिलती है क्या, बताओ? या फिर वो सस्ते रेट पर काम करने के लिए मान जाते हैं वहां के लेबर्स? डेली वेजेस भी होते हैं, वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन मयूर ऐसी है कि लोगों के पास और काम कोई काम धंधा या व्यवसाय का कोई साधन नहीं है। तो यहां पर अगर वो काम करने के लिए मानते हैं ऐसे फॉर्म ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर पर, ऐसे फॉर्म ऑफ प्लांटेशन पर, तो वो सस्ते रेट पर मान जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन which links the estates to the factories and the markets for the export of the products। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? टी, रबर, कॉफी, शुगर केन, कोकोनट एंड अदर्स। कौन कौन सी स्टेट में प्रैक्टिस करा जाता है? केरला, कर्नाटका, असम एक्सेट्रा। क्या मैं टेरेस फार्मिंग को प्लांटेशन फार्मिंग कह सकता हूं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कह सकता हूं, हाँ या ना? सिंपली मुझे आंसर दो, सर कह सकते हो अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो। टेरेस फार्मिंग के अंदर वैसे भी लार्ज एस्टेट या फिर लार्ज फार्मलैंड होता है, बिल्कुल होता है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रखी होती है, यस। डू वी नीड मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन? टी फार्मिंग जहां पर हो रही होती है श्रेया, वहां पर कभी कुछ और उगाया जाता है क्या? चाय के बागानों में किसी और सीजन में कुछ और चीज की ग्रोथ होती है क्या? कॉफी प्लांटेशंस में, रबर प्लांटेशंस में नहीं। लेबर वहां पर चीपली अवेलेबल है एंड वी नीड गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये तो एक कंडीशन है कि मतलब लेबर चीप मिल जाए, अच्छी बात है, और गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, जो कि इन फार्मलैंड्स को, जैसे कंसेप्ट याद है वो फार्म गेट वाला, फार्म गेट से मार्केट तक सामान आराम से जा सके फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कोई भी दिक्कत? क्या इमेज देखनी है?
इंडिया वाले दिखाता हूँ, ये इतने अच्छे वाले मत देखो। हाँ ये पूरा, ये पता है फार्म लैंड ही है, बस ये टेरेस की फॉर्म है। मैं एक काम करता हूँ, टेरेस फार्मिंग छोड़ो, मैं आपको टी प्लांटेशन दिखाता हूँ दार्जिलिंग के। ये देखो, इसका कोई एरियल व्यू मिल जाता। एरियल व्यू, ये देखो, जो मालिक है ना इसका, मयूर, ये पूरा पूरा एक एक हिल खरीद रखा होता है उसने, एक एक हिल। हाँ, इसको ना हिल्स बोलते हैं जनरली यहाँ पर, मतलब जहाँ पर ये होता है, मतलब ये वैसे तो हिल है ही, लेकिन इनको प्लांटेशन हिल्स बोला जाता है, टी हिल्स बोला जाता है इनको। और स्लोप पर किस तरह की श्रेया बेस्ट फार्मिंग हो सकती है? हिल स्लोप्स पर टी एंड कॉफी होती वैसे वहीं पर है। और इससे एक फायदा और हो जाता है, अगर यहां से हम लोग श्रेया प्लांटेशन या फिर एग्रीकल्चर को हटा दें, अगर इस तरीके के जो स्लोप्स हैं, इस तरीके की जो खेती बाड़ी अगर हो रही है, इससे एक फायदा और हो जाएगा एडिशनली। क्या? फ्लड कंट्रोल, राइट? ये होता है मयूर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टोकरी वाली औरतों की अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है। और यहां पर ना चेरी पिकिंग कर करके पत्तियां तोड़ी जाती हैं, बहुत ध्यान से जो है वो पत्तियां तोड़ी जाती है चेरी पिकिंग करके, कि ये नहीं कि आपने कुछ भी मतलब जो है वो तोड़ लिया, बहुत आराम से बहुत ध्यान से तोड़ी जाती है पत्तियां। हाँ, अब जैसे काम भी इतना सिखाया जाता है कि तुम्हें आराम से ऐसी ऐसी पत्तियां हैं, ऐसी पत्तियां तोड़कर लाना, कच्ची पत्तियां कौन सी हैं, पकी हुई पत्तियां कौन सी हैं, सड़ी हुई पत्तियां कौन सी हैं, ये सब कुछ समझाया जाता है। और इन बगानों के पास से निकलोगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। ऐसे ही मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, दार्जिलिंग को हटाते हैं और चलते हैं कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी प्लांटेशन केरला की दिखाता हूँ, ये देखो सेम वही है, वैसे ही हाल है। ये वायनाड कॉफ़ी प्लांटेशन, जहाँ से राहुल गांधी जी की सीट है। ये देखो एक एक हिल यहाँ पर जो जैसे गैप दिख रहा है ना, वो खरीद रखा होता है इन्होंने। ऐसे ही अफ्रीका में, श्रेया याद है ना, वो होती है कोका प्लांटेशन जिससे चॉकलेट बनती है। ठीक है, आगे बढ़े। मिक्स फार्मिंग, तो आपको प्लांटेशन और कमर्शियल एग्रीकल्चर में ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई होगी। बस आपने क्या सीखा कि कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट हो सकता है, लेकिन प्लांटेशन के अंदर इट इज नेसेसरी कि यहां पर एक ही तरीके का स्पेशलाइज्ड क्रॉप जो होता है वो उगाया जाता है, राइट? और कमर्शियल फार्मिंग के अंदर लैंड जो है वो आपका बड़ा हो ना हो, ठीक ठाक होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्लांटेशन एग्रीकल्चर लैंड साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या दोनों में कॉमनिटीज की अगर मैं बात करूं, क्या दोनों में कॉमन चीजें यही है? प्रॉफिट मेकिंग, है ना? यस। मिक्स फार्मिंग, और एक बार ना डिफरेंस यहां से भी दिखा देता हूं। कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, it uses advanced technologies for higher productivity. In this an entire year single crop is grown. अभी कोई डिफरेंस नहीं हुआ वैसे, लेकिन ठीक है। वन क्रॉप इज ग्रोन, मल्टीपल क्रॉप्स, अगला पॉइंट भी सेम ही है वैसे। कमर्शियल पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है।
स्टेट्स की अगर बात करें कमर्शियल फार्मिंग जैसे कहीं पर भी हो सकती है। आप बस इतना याद रखना, जो मैंने अभी आपको प्लांटेशन फार्मिंग वाली जगह दिखाई उनको छोड़कर बाकी सारी जगह पर कमर्शियल फार्मिंग कहीं पर भी हो सकती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रेफर करी जाती है। देखो प्लांटेशन फार्मिंग में दिक्कत कुछ भी नहीं है। प्लांटेशन, एक बात बताना, ये जो क्रॉप्स हैं यही प्लांटेशन फार्मिंग के क्रॉप्स होंगे। ये जो क्रॉप्स हैं यही प्लांटेशन फार्मिंग के क्रॉप्स होंगे। हम श्रेय ऐसा नहीं कर सकते एक राज्य के अंदर बहुत बड़ा सा हिस्सा खरीद लें, फिर हम सिर्फ वही उगा रहे हो, कुछ और ना उगा रहे हो। लेकिन ऐसा कोई और क्रॉप इनके अलावा होता ही नहीं है श्रेया शाइनी, के जो सदाबहार पूरे साल हर एक क्रॉपिंग सीजन में चल सकेगा। 4-4 महीने के क्रॉप्स आते हैं, उनकी सोइंग होकर हार्वेस्टिंग होकर 4 महीने के अंदर खेल खत्म भी हो जाता है। बाकी साल हम अपने लैंड को आइडियल क्यों रखें श्रेया, राइट? और अगर आपको एक ही तरीके का क्रॉप अगर ग्रो करना है तो पहले तो वो टेम्परेचर कंडीशन ढूंढो, वो मॉइस्चर कंडीशन ढूंढो, वो रेनफॉल, उस प्रकार की स्लोप, उस प्रकार की सॉइल, और इतना बड़ा एरिया कि जहां पर जितना बड़ा आपको लैंड चाहिए ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए, वो आपको सस्ते दर में वो जमीन मिल जाए। अब एक बार बताना जरा, मध्य प्रदेश के अंदर जो खेत हैं, यूपी के अंदर जो खेत हैं, लगभग 3.5 लाख से 5 लाख में खेत आ जाता है। एक अच्छा खासा बड़े साइज का खेत आ जाता है। अब मान लो श्रेया हम दोनों पैसे मिलाकर 5 करोड़ का एक ऐसा लैंड ले लेते हैं, यानी कि वो तो विला हो गया हमारे लिए। लेकिन फिर क्या हम वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ये कोको, रबड़ या कॉफी या टी उगा सकते हैं, शुगर केन वगैरह? कंडीशंस फेवरेबल है वहां पर, मिट्टी है, वो टेम्परेचर कंडीशंस हैं, और पूरे साल ग्रो कर सकते हैं उसको। एमपी में बारिश नहीं होगी, ठंड नहीं आएगी, गर्मी नहीं होगी, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगी। जबकि ये ऐसी जगह चुनी जाती है जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो। ये वाले पॉइंट को भी आप लिख सकते हो। साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है क्या? ठंड पड़ती है गोवा के आसपास, समुद्री इलाकों के आसपास, साउथ इंडिया में 6 महीने बरसात होती है, 6 महीने सूखा पड़ा रहता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी यही हाल है। आपने वो जगह सुनी है, रेनियस्ट प्लेस, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ या इंडिया, ये मौसिनड्रम। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर सदाबहार बारिश होती रहती है बहुत ज्यादा। हमें एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए कि बारिश हो रही तो होती रहे, नमी पड़ रही तो पड़ती रहे, गर्मी है तो पड़ती रहे, ठंड है तो भी पड़ती रहे। वो हमें टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं चाहिए, एक्सट्रीमिटीज पे नहीं जाना हमें। अब समझे कि प्लांटेशन फार्मिंग कोई एक यूनिक तरह की फार्मिंग नहीं है। वो बेसिकली कैसी चीज है यार, एक बार बताना, अगर एक लैंड आपको किराए पर लेना पड़े और महीने के या साल के, आपको साल के मान लो 5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, तो मयूर फिर खेती बाड़ी भी तो फिर कम से कम इतनी करो कि 10 करोड़ तो कम से कम कमा रहे होगे, तभी तो 5 करोड़ का किराया देने की दम रखोगे। तो इसलिए जो है बाकी सारी जगह पर श्रेय किसान क्या करता है, वो प्लांटेशन क्रॉप्स को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वो कंडीशंस में वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो बाकी सारी जगह पर वो क्या करता है, मल्टीपल क्रॉपिंग को अडॉप्ट करता है। मल्टीपल क्रॉपिंग से मतलब एक सीजन में एक क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप, तीसरे सीजन में तीसरा क्रॉप। कुणाल, ऐसे ही होता है अपने फार्मलैंड्स में, यूपी एमपी में, हर जगह पर, क्यों शाइनी? और कभी कभार ये भी हो सकता है एक टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से जो भी क्रॉप्स जो है वो फेवरेबल हो, तो एक सीजन में अगर एक पर्टिकुलर सीजन में 2 तरह के क्रॉप्स अगर उग सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं श्रेया, तो क्यों ना हम अपने लैंड को बाइफरकेट करके 2-3 तरह के क्रॉप्स उगा लें। कोई दिक्कत? होनी भी नहीं चाहिए श्रेया। नाउ मिक्स फार्मिंग, इट इन्वॉल्व्स अ रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक का मतलब एक बार फिर से बताओ मयूर फटाफट। पशुपालन करना बेसिकली, ठीक है? तो इट इन्वॉल्व्स रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स टुगेदर विद इक्वल एम्फेसिस। यानी कि अगर मेरे पास इतनी जमीन है श्रेया, 100 एकड़ की जमीन है, मैं क्या करूं, 50 एकड़ पे
यानी क्या करूं, 50 एकड़ पे क्रॉप्स ग्रो करूं, बाकी 50 एकड़ पर लाइफ स्टॉक रेयरिंग करूं। लाइफ स्टॉक रेयरिंग में मैं श्रेया किस हद तक जा सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं मैं वहां पर? पोल्ट्री फार्म खोल सकता हूं, बफेलो फार्म्स खोल सकता हूं, इन सब का मिक्सचर भी खोल सकता हूं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी जगह बनाकर एपीकल्चर को अडॉप्ट कर सकता हूं, फिशरीज को अडॉप्ट, हाँ फिशरी बिल्कुल करा जा सकता है, सॉरी, हाँ फिशरीज को अडॉप्ट कर सकता हूं, और सेरिकल्चर। ये सब भी तो मतलब ये है तो वही ना, मतलब क्रॉप्स के अलावा जो भी चीज है वो लाइफ स्टॉक का पार्ट ही तो है। ये बी हाइविंग, बी कीपिंग, और जिसको एपीकल्चर बोला जाता है। इन दिस एनिमल वेस्ट कैन बी यूज एज मेन्योर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मलैंड मेन्योर। एनिमल वेस्ट जो है इट कैन बी यूज एज मेन्योर बाय द फार्मर्स, जिसकी वजह से कॉस्ट सेव होती है, incurred on purchasing chemical fertilizers. Also, farmers grow fodder crops to feed the animals. फार्मर्स फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं एनिमल्स को फीड करने के लिए। फॉडर क्रॉप्स इस वजह से ग्रो करते हैं, उनको चारा बाजार से अलग से खरीदना, सॉरी, चारा बनाने के लिए, जानवरों को खाना बनाने के लिए अलग से जो है वो चारा, जिसको हिंदी में कहा जाता है भूस, वो ना खरीदना पड़े। हाँ, जो बेसिकली ये देखो, इंसान भी खा सकते हैं इनको, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ कुछ ऐसे होते हैं, इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, सूखे क्रॉप्स होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने याद है वो जब साइंस करी थी 6 क्लास की लखमीर सिंह मंजीत कौर, तब हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर फॉडर क्रॉप्स। फार्मर्स ग्रो फॉडर क्रॉप्स इन एडिशन टू कैटल रेयरिंग। फॉडर क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन प्राइमरली एज फूड फॉर एनिमल्स। मक्का, कॉर्न एंड हे, दे आर सम ऑफ द फॉडर क्रॉप्स। अब ये नहीं खा सकते क्या, हम बताना जरा? सोरगम, मेज, सोयाबीन नहीं खाते हम लोग ये, तो हम जानवर हुए क्या श्रेया? तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन अंडर मिक्स फार्मिंग आर व्हीट। अच्छा, अब ऐसा मत समझना मयूर, ऐसा बिल्कुल मत समझना, अब जो मैं क्रॉप समझा रहा हूं मिक्स फार्मिंग के अंदर, आप सोचो ये सारे के सारे फॉडर क्रॉप्स होते हैं क्या? हम ऊपर बस ये पढ़ रहे थे कि 50% लैंड पर क्रॉप्स, 50% लैंड पर लाइफ स्टॉक रेयरिंग, और उस लाइफ स्टॉक्स के लिए कभी कभार इसी लैंड पर थोड़ी सी जगह बनाकर 5 से 10% की कुछ फॉडर क्रॉप्स भी उगाए जा सकते हैं, या 10 से 15% की जगह बनाकर। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने जानवर है, आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है, क्या क्रॉप्स को बेचकर ज्यादा अच्छा पैसा आप प्रॉफिट कमा लेते हो, या फिर ये जो गाय भैंस भेड़ बकरी आपने पाल रखी है इसको आप अच्छा मतलब करके पाल कर पैसा कमा लेते हो, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूस इनकम देती जाएंगी ना आपको। एक बफेलो आपको डेली इनकम कैसे दे सकती है, जल्दी बताओ? एक बफेलो आपको डेली और वीकली की इनकम कैसे दे सकती है, और मंथली इनकम कैसे, जल्दी बताओ? बफेलो डेली कैसे, दूध बेचकर। वीकली, हाँ वीकली कैसे, मलाई इकट्ठी करके, ठीक है, घी बनाकर, और मंथ के एंड में खोया वगैरह बनाकर बहुत ज्यादा दूध से आप मिठाइयों का कारोबार भी शुरू कर सकते हो उससे। और ये सारे लोग करते हैं, मतलब जिनके पास इतना बड़ा सेटअप है वो सारे लोग ऐसा करते हैं। इवन इस हद तक मार्केटिंग पॉसिबल है। गाय का गोबर, गाय की गोबर की क्या कॉस्ट होनी चाहिए श्रेया? फ्री है यार वो तो। लेकिन उसके भी कंडे बनाकर, मयूर दिल्ली में हवन करने के लिए गाय का कंडा लेना जाओ, या फिर अमेजन पे, आप कभी, अमेजन पे होता है मेरे ख्याल से, हाँ किसी ऑनलाइन साइट पर होता है, 20 से 25 रुपए का कंडा, मतलब गाय का गोबर, उसका मतलब उसमें भी इंसान कमा रहा है। अब यार ऑब्वियस ही बात है, मैं उधर से तो नहीं ला सकता था। हाँ, मंगलदीप की मैं धूप यूज होती है उसकी, हाँ हमारे घर में अगरबत्तियां धूप वगैरह सबके घर में, मतलब मंगलदीप एक फेमस ब्रांड है। मैं पहले एक बात बताता हूँ, जैसे अब मैं रोज रोज ग्वालियर तो नहीं जा सकता, हमारे जो फार्म लैंड्स हैं, जो बफेलो लैंड्स हैं हमारे पास, बफेलो फार्म्स हैं, तो वहाँ पर जो कारीगर हैं
वो ऐसा करते हैं कि गाय के गोबर को सुखा सुखा के कंडे बनाते हैं, और डेली के बहुत सारे कंडे बन जाते हैं उससे। तो वो कैसे काम आते हैं श्रेया, कि शाम को जैसे जो बगीचा है ना वहां पर जला के रखवा देती हैं जैसे दादी, तो कभी कभार वो मच्छर भगाने के काम आ जाता है ना। उसके अंदर कुछ कुछ चीजें वो डाल देती है तो मच्छर भी भागते हैं उससे शाम के टाइम पर, है ना। क्योंकि गाय भैंस वगैरह को ना मच्छर भी तंग करते हैं काफी ज्यादा, उनसे भी वो बीमार पड़ सकते हैं। और हो जाते हैं उनको, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, ऐसे कीड़े वगैरह दूसरे बैठ जाएं उनके, उससे चिपक जाएं। तो उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा शाम को धुआं करना ज़रूरी होता है। या फिर घरों में हवन होता है, ठीक है, हमारे घर में होता है, दूसरों के घरों में होता है, तो वो कंडे ले गए, कुछ कंडे ऐसे करके मतलब वो कर दिए। लेकिन बेचने का काम हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि हम नहीं देंगे तो उधर देखो, आप जानते हो कि सेमी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में मयूर, लोगों का तालमेल बहुत चलता है वहां पर, कि लोगों से किसी के लिए अब आप पैसे मांगोगे छोटे से छोटे काम के लिए, तो फिर वो रिश्ते नाते टूटने लग जाते हैं फिर वहां पर, है ना। आप एटलीस्ट आप किसी भी चीज के लिए पैसे मांग सकते हो। रोज कोई दूध लेकर जाता है तो वो पैसे दे देगा आपको, लेकिन अब आप कहोगे गाय के गोबर के लिए और उसके लिए कंडे के लिए पैसे दे दो, 5 रुपए 10 रुपए दे दो, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो भिखमंगापन लगता है वो थोड़ा सा। लेकिन यही चीज हमें रोज रोज, मैं आपको बता रहा था कि गौलेट तो नहीं जा सकता मैं कंडे लेने, हवन तो मैं भी करता हूँ हफ्ते में 2-3 बार, ये TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, अब मैं वहां तो नहीं जा सकता। तो अब बकायदा मुझे यहाँ के जो पूजा वाली जो मार्केट है वहां से कंडे लेकर आने पड़ते हैं। 15 रुपए का एक कंडा आता है पैकेट में, गाय उसका काऊ का। तो सब ऑफ दादी ऐसी जाते हुए बातें करती है मुझसे कि कंडे रख दे गाड़ी में, मैं कहा बड़ा अच्छा लगूंगा मैं, कंडे रख दे गाड़ी में। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स grown under mixed farming are wheat, barley, legumes, oats, maize, fodder and root crops, ठीक है। wheat, आप जानते हो ये गेहूं, और बार्ले, बार्ले है जौ। जौ, ओके। और कुछ ऐसा होता है, जौ का पानी याद है, ठीक है। उसके बाद लेग्यूम्स, मटर के दाने, राजमा के दाने, ठीक है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल पी फूड इज अ लेग्यूम बट द पी इन साइड द पॉड इज अ पल्स। तो लेग्यूम्स मतलब बेसिकली क्या होते हैं कि जिनके मतलब रूट, मतलब पूरे स्टेम के अंदर लीव्स, स्टेम्स और ये पॉड्स हों, ठीक है। जो दालें होती हैं वो बेसिकली एक लेग्यूम के उसमें कैटेगरी में आती हैं, कहते नहीं हम लोग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ठीक है। और उसके बाद है आपका ओट्स, नहीं ओट तो है हाँ, एक ब्रॉडर कैटेगरी है ये, हाँ। आप सही बोल रहे हो, मतलब मैं उसको कह रहा था जेई जो लिखा रहा था वो गलत है, मतलब वो ओट्स एक ब्रॉडर कैटेगरी, कुछ भी हो सकता है ओट्स, तो मतलब एक बेसिकली एक तरीके का मिलेट ही है, सीरियल ग्रेन है, ठीक है। उसके बाद आपका मेज़, मेज़ क्या होता है, मक्का, भुट्टा आपका, है ना। ये कौन सा कीड़ा लगता है शरीर पे, तीसरा दिन है, आज मार पड़ जाती, आज सही है ना। आज एकदम सही बोला है। लगता है ना, पूरा गिनती का तीसरा दिन है आज। पहले दिन क्या था मैं भूल गई, कल फॉल या आर्मी वॉर्म में एक दिक्कत थी एक शब्द में, आज सही है। आज पुर्जे फिट है। ठीक है। उसके बाद फॉडर एंड रूट क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स तो आप जान ही गए, चारे के लिए। अच्छा, अगर मान लो कि मैं क्रॉप्स नहीं उगा रहा हूं चारे के लिए, और मैं शाइनी गाय भैंस भेड़ बकरियों को बगल का कोई मैदान है, अपना कोई बगीचा है, वहां चरवाने लेकर के लिए जा रहा हूं, तो उस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, मैं क्या करवा रहा हूं उनकी। नहीं, रेयरिंग तो चलो पशुपालन, नहलाना धुलाना पानी पिलाना वो सब कुछ रेयरिंग में ही आ जाता है। श्रेया मैं क्या कहूंगा, मैं कौन सी फीड में उनको लेकर जा रहा हूं चरवाने के लिए।
श्रेया अल्ट्रा प्रो मैक्स श्रेया करेगी लंच करवाने लेकर जा रहे हो कि डिनर पर डिपेंड करता है। क्या कहेंगे हम उसको? हाँ, चरवाने को क्या बोलते हैं? रियरिंग तो देखो यार, वो तो पशु पालन है, कैसे भी मैं उनको करके वो पाल रहा हूँ। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, ठीक है। तो वो ग्रेज फील्ड्स होते हैं, याद है? और इसके लिए एक अच्छा नाम दूं, पेस्चर्स, पेस्चर फील्ड्स। ओके, पेस्चर, पेस्चर लैंड, ये। और अगर शाइनी, मैं अगर बॉर्डर फेंसिंग कर दूं, ये चारों तरफ ये कुछ बना दूं अगर, जैसे लकड़ी का या कुछ, तो उसको क्या कहूंगा? रैंचिंग। ये आपको पता होगा ना, वो जैसे घोड़े जिसमें बनते हैं उसको तो स्टेबल कहा जाता है, अस्तवाल है ना। जो साइड में जो फेंसेस लगाई जाती हैं, ये पूरा बनता है एक ग्राउंड रैंचिंग का। अब रैंचिंग के अंदर भी एक चीज होती है, मैंने PMFIS में पढ़ाया था श्रेया। ये भी हो सकता है कि एक रैंच बनाकर मैं अंदर ही कोई घास वगैरह मतलब वो उगा रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इतने दायरे के अंदर रहे, ये रैंडमली कहीं भी खाने ना लग जाए। पहले इस जब इनकी घास खत्म हो जाने दो पूरी, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी दोबारा रीगेन होने दूंगा, और ये तारे उठाकर आगे की तरफ फिर लगा दूंगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा। रैंचिंग का फंडा ना मयूर साबुन की तरह होता है। जब तक घर में एक साबुन की टिकिया गल ना जाए ना, तब तक दूसरा साबुन नहीं निकलेगा, ठीक है? ऐसा ही काम वाली आंटी या दीदी होती है श्रेया, तो जब तक वो टिक्की पूरी गल ना जाए तब तक दूसरी नहीं निकलती ना किचन के अंदर। कोई ऐसी चीज है ये, क्योंकि यार इससे भट्टा बैठ सकता है उसका, जो बंदा है जो कि, या उसका क्या मतलब, अब वो फील्ड में घास को रिजुविनेट होने के लिए टाइम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। फॉडर क्रॉप का कंसेप्ट बेसिकली इसलिए होता है, फॉडर क्रॉप का कंसेप्ट बेसिकली इसलिए प्रोमिनेंस में आता है कि हमेशा ना ये जो पेस्चर लैंड्स होते हैं ना, ये रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं। अब जैसे मेरे पास एक बफेलो बफेलो फार्म है। अब मयूर मान लो कि उसके अंदर 13 गाय हैं, 2 भैंसे हैं, 30 बकरियां हैं। कहां से लाऊंगा रोज इतनी घास? मैं कहां कहां जाऊंगा उनको चरवाने? अब घर में भी किसी ने रख रखी हुई है, नौकर भी रख रखे हैं, तो वो चरवाने लेकर के लिए जाते जाएंगे, और वो भी तो लैंड किसी ना किसी का होगा फिर। तो इसलिए करा क्या जाता है, इनके लिए फॉडर जो है वो रेडी रखा जाता है। फॉडर क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली उसी का प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ अभी। हाँ, मैं अभी दिखवा दूंगा, मैं कोई बात नहीं, अभी भले ये आज भेज देगा मुझे फोटो, मैं समझा दूंगा उस चीज़ को। मैं कुछ और जो आप कह रहे हो ना, वही बताना चाह रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन अंडर मिक्स फार्मिंग आर व्हीट, बार्ले, लेग्यूम, ओट्स, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स। नोट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। ये मल्टीपल क्रॉपिंग से अलग है, विच इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर विद नो लाइफ स्टॉक। समझ गए? यहां पर लेकिन क्या है, लाइफ स्टॉक भी वो हो रहे हैं, रेस करे जा रहे हैं। उनको ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये लिखा जाता है कि रेस करा जा रहा है, या उनकी रेयरिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, एक चीज़ जो एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है स्पेशलाइज फार्मिंग। स्पेशलाइज फार्मिंग में क्या होता है, 50% या उससे ज़्यादा जो इनकम होती है, जब हम स्पेशलाइज फार्मिंग करते हैं, आप समझ ही पा रहे होगे ना कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एक तरीके से ही है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, इट इन्वॉल्व स्पेशलाइजेशन। 50% और मोर ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, लाइक क्रॉप, पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो चीज है
जो कि फील्ड पर रखकर स्पेशलाइज तरीके से ग्रो करी जा रही है, रेयर करी जा रही है, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे ये एक ऐसी चीज है, हमारे पापा मम्मी या घर वाले या हम में से जो लोग बिजनेसमैन हो, 3-4 तरीके के बिजनेस करते हैं जनरली। मान लो, इमेजिनेशन के लिए मान लो, अगर सिंगल आपका बिजनेस भी है, पूरा खानदान मिलाकर मान लो अलग अलग तरह के बिजनेस करते होंगे खानदान में सब लोग, ठीक है। अनटिल अनलेस आपका बनिया परिवार नहीं है तो ठीक है, पूरे एक ही धंधे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, पूछते पे पूछते, ठीक है, इसी को ग्रो करेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट यहीं। तो 3-4 तरीके के, 10-15 तरीके के अलग अलग धंधे हैं, लेकिन फिर भी एक धंधा होता है जो कि मेन होता है, राइट। एक धंधा होता है जो कि मेन होता है। इन दिस, फार्मर इज डिपेंडेंट अपॉन ओनली ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम in which he has acquired special knowledge। जैसे मयूर आपकी बात करी जाए, आपको हजारों प्रकार की ट्रेडिंग आती हैं, लेकिन रातों रात जो आपको पैसा कमा कर देती है जो फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, वो है आपके पोर्टफोलियो में पड़ी हुई आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स और ऑप्शन सेलिंग, जिससे आपको काइंड ऑफ मंथली ब्याज मिलता रहता है। यानी कि आपको मल्टीपल, मतलब आप जैसे जॉब भी करते हो, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप ऑफिसर हो, सब कुछ हो, आप सब कुछ करते हो, बहुत सारे आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपका एक मेन सोर्स कुछ ना कुछ होता है इनकम का, हमेशा हर किसी का। ये तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, हर किसी का एक ऐसी चीज होती है जिसमें पर्सन के पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है, वो उसका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। फार्मर के केस में भी ऐसा ही है, देख रहे हो। हमने ऊपर, श्रेया, इस चीज को रिजेक्ट नहीं करा कि ये नहीं डिराइव करा, इससे ये कंक्लूजन डिराइव नहीं करी श्रेया कि शायनी के एक ही सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर के पास, फार्मर खेती बाड़ी कर पोल्ट्री फार्मिंग करके वो करके। यहां पर किसान ने मल्टीपल हाथ पैर मार रखे अपनी सोर्स ऑफ इनकम को एक्सपेंड करने के लिए, है ना, लेकिन उसका एक मेन सोर्स है श्रेया जहां पर उसने मेजर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और वो उसकी मेन ताकत है, क्योंकि मेन नॉलेज उसकी वहां पर एसोसिएटेड है। समझ पा रहे हो, ये चीज है। कल को श्रेया, हमारी जो सरकारी नौकरी से जॉब होकर जो सैलरी आने लगेगी, हम उस सैलरी को कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, उससे कुछ भी करें, इन्वेस्ट करे हुए से जो पैसा आएगा वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा, लेकिन वो पैसा लगाने के लिए जो पैसा आ रहा है वो तो हमारी मेन सैलरी से आ रहा है ना, बीइंग एन आईएएस, बीइंग एन आईएफएस। तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारे लिए हुआ एक स्पेशलाइज्ड सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, द मोटिव बिहाइंड स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इज प्रॉफिट मेकिंग। फिर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। बेटर यूज ऑफ लैंड, इट इज मोर प्रॉफिटेबल एज ओनली दोज क्रॉप्स आर ग्रोन जो कि एक लैंड के लिए सूटेबल है। अब लैंड के लिए सूटेबल है यानी कि मतलब क्या, वहां की जमीन, वहां की नमी, वहां का मॉइस्चर, उसके हिसाब से हो वो लैंड, इसमें बेटर तरीके से यूज हो जाता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में, क्योंकि यहां पर किसान ऐसे क्रॉप ग्रो करता है विच आर मोर सुटेबल टू दैट पर्टिकुलर लैंड। एग्जाम्पल, कल्टिवेशन ऑफ जूट इन स्वैम्पी एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। जूट की खेती वहां पर बहुत अच्छी होती है। स्वैम्पी एरियाज कौन से होते हैं शाइनी, दलदली जमीन वाले हिस्से, है ना शाइनी, यही होता है ना। और ये शाइनी का मयूर सेकेंडरी सोर्स ऑफ बिजनेस है, ये दिखाने के लिए करना पड़ता है। मेन गोडाउन यहीं बना रखा है इन्हीं स्वैम्पी मार्शी एरियाज में। स्टोरेज यहीं होती है, क्यों शाइनी। बेटर मार्केटिंग, इट enables grading, processing, storing, transporting and financing, thereby offering better marketing opportunities। ये एडवांटेजेस है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के, ठीक है, टॉपिक से डिबेट मत होना।
इक्विपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, डज नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड हाईली स्किल्ड वर्कर्स। बहुत स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें यहाँ पर। ये पेज नंबर था 6-7। हाँ, इजी मेंटेनेंस ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स, क्योंकि स्पेशल फार्मिंग जो है इट फोकसेस ऑन अ सिंगल एक्टिविटी। बेटर मैनेजमेंट विथ फ्यूअर बिजनेसेस टू मैनेज ऑन द फार्म। मैंने आपको क्या बताया कि फार्मर ने मयूर बहुत सारी चीज़ों में हाथ पैर मार रखा है, लेकिन उसका एक मेन सोर्स है जहां से उसको मेजर इनकम आती है, तो ज़्यादातर उसने अपने खेत पर, उस लैंड पर वही बिछा रखा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि क्रॉप रेस करने जैसा हो सका है, हो सकता है कि क्रॉप के लिए तो छोटी सी फील्ड हो उसके पास, पार्क जितनी, बाकी जितनी 90-80% फील्ड है वो उस पर बफेलोज वगैरह की रियरिंग कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री करवा रहा है, गाय भैंस भेड़ बकरियां पाल रखी है, और वो बेसिकली श्रेया एक डेयरी का सेटअप चलाता है, वहां से वो दूध पनीर छाछ ये सब बेचता है वो। ठीक है। और मयूर, ये आप जानते होंगे कि अगर ये धंधा बहुत बड़े स्केल पर करा जाए कुणाल, तो ये लॉस नहीं देता कभी। दूध तो सब पियेंगे, चाहे तो सबके घर में बनेगी, कड़ी और मठा तो सबके घर में यूज होगा, घी सबके घर में यूज होगा, है ना। इसलिए आप कभी भी देखो, डेयरी वाले कभी आपको सूट पैंट में नहीं देखेंगे, उनका काम ही नहीं है वो सब कुछ चीजें धोना, प्रोसेसिंग करना, है ना, पनीर बनाना बहुत करना, तो वो जनरली आपको मतलब एक जो गमछे वाले जो लोग होंगे वही मिलेंगे डेयरी की दुकान पर, जो रियल डेयरीज होती है। मैं मदर डेयरी और अमूल की डेयरीज की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर जो डेयरी होती है जहां पर ये जो ग्वाले जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं डेयरीज को, जहां पर आपको ओरिजिनल पनीर, ओरिजिनल दूध और ये सब जो मिलता है। ठीक है। लेकिन कभी भी आप उस डेयरी को श्रेया 99% केसेस के अंदर बंद होते हुए नहीं देखोगे। लेकिन डेयरी ना शाइनी कभी ऐसे प्रॉफिट भी नहीं देता है, मतलब एमपी में ये सब चीजें देखने के बाद मतलब मैं ये चीज आपको बता सकता हूँ बहुत बेटर तरीके से। कुणाल, तुम जानते होगे कि जैसे अगर अपने पास 2 या 3 भैंसे हो ना, तो वो अपने को प्रॉफिट नहीं देगी, फिर सिर्फ उतना ही हो सकता है कि मतलब घर वाले मतलब दूध और दही का इंतजाम कर लें फिर अपना बस। अगर बड़े स्केल पर अगर बेचना है ना, कम से कम 50 से 60 80 गाय होनी चाहिए धंधा अच्छा करने के लिए, है ना। फिर लेबर वगैरह लगानी चाहिए, तब जाके लाखों का मुनाफा महीने के अंदर इंश्योर हो सकता है उससे बहुत आसानी से। क्लाइंट क्योंकि ऑटोमेटिकली बन जाएंगे मयूर आपके। क्लाइंट तो व्यवहार से बनते हैं ना। आज जब इतना बेचोगे लोग देखेंगे मिलावट नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली क्लाइंट बनेंगे आपके। और मार्केटिंग कैसे करो, दूध और दही के दाम श्रेया क्या होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वो कोई कम नहीं करता। आपको ऐसा नहीं मिलेगा 90% डिस्काउंट मिल रहा, वो मिल रहा है, यानी कि वो फिर एक्सपायर है, उसके अंदर कोई गफले वाली चीज है। उसको मयूर क्या करो, 25 रुपए 75 रुपए 100 रुपए कम करके बेच दो, 1 किलो की जगह 1.5 किलो दे दो। लोगों को जैसे ही टेस्ट मिलेगा, लोग देखेंगे दूध यार गाढ़ा है, घी बहुत दानेदार है, मलाई बड़ी अच्छी निकलती है इनके दूध में से, बन गए आपके क्लाइंट वो हमेशा हमेशा के लिए। इसमें बस ये चीज होती है कि ध्यान बहुत रखना पड़ता है गाय भैंस भेड़ बकरियों का। कोना, जैसे कि तुम भी एक चीज जानते होगे, भैंस और गाय के केस में ना आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। कोई भी परिवार पूरा उनको अकेले छोड़कर, शादी हो कुछ भी हो, वो अकेले नहीं जा सकता। क्योंकि अगर दूध देने का टाइम है शाम को या सुबह, 2 टाइम अगर गाय दूध दे रही है, भैंस दूध दे रही है, एक टाइम दे रही है, अगर एक टाइम भी नहीं निकालोगे तो उसके गांठ बन सकती है, सुबह तक उसकी मौत हो सकती है। मयूर ऐसा कर सकते हैं, कुणाल ऐसा कर सकते हैं, 3-4 दिन का दूध एक साथ निकाल लेंगे, अभी मन नहीं है, अभी तो रखे रहे अपने पास। एक लेडी की भी ह्यूमन फिगर में ब्रेस्ट फीडिंग तभी तक पॉसिबल हो पाती है जब तक उसका बच्चा दूध पीता है। जिस दिन वो दूध पीना इनफ्रीक्वेंट हो जाता है या कम कर देता है, बस ब्रेस्ट फीडिंग का सिलसिला रुक जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी से फिर उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो फिर शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चा लगातार दूध पीता रहे 10 साल तक, 12 साल तक, कोई नहीं करता ऐसा, मतलब एक बात बता रहा हूं मतलब मैं, तो दूध निकलता रहेगा। बेटर मैनेजमेंट with fewer businesses to manage on the farm, sources of waste are more likely to be found and eliminated. Increase efficiency and skill of the labor.
बेटर मैनेजमेंट वाली चीज समझ में आ गई ना? विद फ्यूअर बिजनेसेस टू मैनेज ऑन द फार्म, ज्यादा बिजनेस को मैनेज नहीं करने, लिमिटेड बिजनेस है. सोर्स ऑफ वेस्ट आर मोर लाइकली टू बी फाउंड एंड एलिमिनेटेड. जो कूड़ा कबाड़ा होगा वो जल्दी आसानी से साफ हो जाता है, तो पाइलिंग नहीं लगती इन सब चीजों की. जैसे अगेन एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, अब गाय जो है एक ये जो है गाय भैंस जो है इसमें बफेलो फार्म वगैरह में डेली गंदा कर रही हैं, गोबर कर रही हैं वो, तो ऑब्वियस ही बात है. अब जब कोई जो ग्वाला है अगर सुबह दूध निकालने के लिए जा रहा है, कोई भी मतलब फैमिली मेंबर दूध निकालने के लिए जा रहा है बाल्टी बाल्टी लेकर, तो ये थोड़ी ना कि 3-4 दिन का उधर जो गोबर है जो कचरा है वो सब पड़ा रहने दिया जाएगा, उसको साफ करा जाएगा, ऑब्वियस ही बात है. और उस गोबर की भी प्रोसेसिंग करके हमें क्या करना है, कंडे बनाने, उपले बनाने. और ये भी अगर बहुत बड़े स्केल पर हो ना, आपके पास 50-60-80 गाय हो, तो कई लोग उसको, श्रेया याद है हम 10th क्लास में शाइनी वो पढ़ते हैं 10th क्लास में साइंस का कंसेप्ट गोबर गैस प्लांट, कई लोग उसको यूज कर लेते हैं. ये जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा एक डंप करके उसके एक नेचुरल वो मैन्योर बना लेते हैं. एंड मयूर, जो इस चीज की जो खाद बनती है ना, इससे बेटर खाद संसार में कुछ नहीं हो सकती है. कुणाल अपने घर में कभी बनाई गई है इस चीज से कभी खाद, या पत्तियां वगैरह या गोबर को स्टोर करके नीचे डंप करके जमीन के अंदर कोई खड्डा खोद कर? और बेचने वाला अपन फर्टिलाइजर वाला बेच कर आते हैं. शाबाश श्रेया, एथिक्स में यूज करेंगे इस एग्जांपल को, ठीक है? लिख लेना श्रेया. नहीं, हाँ सही बात है, दूसरों को कैंसर कर दो, अपन आबाद रहो. कितने अच्छे से बता रहा ना. खैर अपने यहाँ जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो पाती है गिनी चुनी की, वो सारा अनाज अपने घर में आ जाता है. फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वाला अपन दूसरों को खिला देते हैं. नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है. रिकॉर्डिंग क्या, सबको पता है मेरे खेत कहां पर है. एमपी का वैसे भी जो वीट होता है वो सबसे महंगा वीट है इंडिया का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का वीट होता है. ठीक है. इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्किल ऑफ द लेबर, इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट. डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ये तो हमने पढ़े. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ग्रेटर रिस्क, अगर क्रॉप फेल कर जाए या कमोडिटी का मार्केट प्राइस ड्रॉप हो जाए, देयर इज लेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. जैसे कुणाल तुम ही बता रहे थे ना कि एक बार अपन लोगों ने कोशिश करी थी अपने फार्म लैंड पर चावल ग्रो करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा. तो श्रेया जितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी घर वालों ने वो सारी वेस्ट हो गई है ना. ड्यू टू लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन सॉइल फर्टिलिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड. हमने एक चीज पढ़ी थी, साइंस में रूल पढ़ा था, पीएमएफआईएस के अंदर भी एक रूल पढ़ा था, शायद याद है कि श्रेया हमने बहुत अच्छे से एक चीज को पढ़ा था, और सॉइल वाले चैप्टर के अंदर ज्योग्राफी के अंदर भी तमिलनाडु में 8th क्लास में, अगर आपको याद हो, जब क्रॉप रोटेशन करी जाती है, बार बार मल्टीपल क्रॉप्स आप उगाते हो, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी मेंटेन रहती है. सिमिलर तरीके का क्रॉप उगाने की वजह से बार बार देखो, इंडिगो एज अ कैश क्रॉप को उगाने में, कमर्शियल क्रॉप को उगाने में कोई दिक्कत नहीं थी मयूर, लेकिन अब वो एक केमिकल क्रॉप है एक तरीके से, एक तो वो ठीक है, ऊपर से वो बार बार सालों साल अंग्रेजों ने वही उगवाया, तो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है एक सेम क्रॉप को अगर यूज करते रहो, अगर आप ग्रो करते रहो तो ड्यू टू लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन सॉइल फर्टिलिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट इज लैंड लेबर कैपिटल, ये अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाते कभी कभार. इरेगुलर इनकम ऑफ द फार्म, एज दे गेट इनकम ओनली वंस और ट्वाइस अ ईयर, क्योंकि आपका मेन सोर्स है ना वो वाला जिससे 50% आपको इनकम आ रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और बीच में अगर कोई क्रॉप फेलियर हो गया तो फिर आपको रिस्क है फिर तो. बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप इज नॉट फुली यूटिलाइज एज द नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक इज लेस. बाय प्रोडक्ट मतलब क्रॉप का क्या होता है, यही जैसे भूसा जिससे निकलता है. कुणाल, ये प्रोमिनेंट तरीके से ये जो भूस होता है ये कहां से आता है, क्या क्या बचता है, ये क्या होता है ये?
हस्क मतलब उसका हस्क जो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वीट का हस्क होता है जो हम गाय भैंसों को खिलाते हैं। ओके, नहीं नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ उधर कौन सा पड़ा होगा भाई ये। दादी की इन्वेस्टमेंट भी ना चेंज होती रहती है 2-3 साल में। जितने बार मैं उस कमरे में जाता हूँ कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप इज नॉट फुली यूटिलाइज एज द नंबर ऑफ इज लाइफ स्टॉक इज लेस। Because a single activity is so specialized, understanding other businesses is irrelevant. सीखना ही नहीं चाहता किसान। जैसे एक चीज मैं बताता हूं, जैसे कुणाल इतनी सारी अपन के पास खेती है, अगर इसमें से आधे खेत अपन निकाल दें तब भी वो पर्याप्त है कि मार्केट में बेचकर घर का खाना राशन पानी चल जाएगा। और उस 50% बेचे हुए लैंड को करोड़ों रुपए उससे निकालकर दिल्ली में प्रॉपर्टी बनवाएं, इन्वेस्ट करें, किराए पर घर चढ़ाएं। कोई समझेगा इस बात को घर में? एक खेत भी बेचने के लिए मानेगा 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, सिर्फ एक खेत। नेक्स्ट है रेनफेड एग्रीकल्चर। ये वाला कौन सा हो गया अपना? 6 हो गया, स्पेशलाइज फार्मिंग। ठीक है, रेनफेड एग्रीकल्चर। अब स्पेशलाइज फार्मिंग की कोई फोटो नहीं हो सकती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो कोई उसका कोई सेंस नहीं है। वही वाली बात है ना, देखो अब वो डिपेंड करता है कि आप मतलब किस चीज़ को तवज्जो दे रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आप, मतलब उस फार्मलैंड पर कि क्या कर सकते हो आप, मतलब बेसिकली। अब उसमें ये भी हो सकता है कि जो, क्योंकि स्पेशलाइज फार्मिंग बेसिकली इसी चीज़ से आएगी ना, जैसे एक तरीके से बिजनेस आइडिया से, एक तरीके के आपके बिजनेस आइडिया जो कि आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। फिर वो डिपेंड भी करता है कि आप कौन से रीजन में हो, कौन से स्टेट में हो, उसको देख के ही आप क्रॉप उगाओगे। एक स्पेशलाइज बिजनेस जो है शाइनी, एक कर्नाटका में रहते हुए इंसान का और हम अगर बंगाल में रह रहे हैं तो सेम होगा क्या बताओ? स्पेशलाइज एग्रीकल्चर नहीं, अलग अलग हो जाएगा, है ना। वो हो सकता है कॉफ़ी उगाए, हम हो सकता है जूट जूट उगाए, आप हो सकता है बच्चे बेचो उसके बाद भी। रेनफेड एग्रीकल्चर, it is practiced in those areas where irrigation facilities are not available and cultivation of crops is entirely dependent on monsoon rains. रेनफेड एग्रीकल्चर शब्द से श्रेय क्या पता लग रहा है? बारिश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए? ऐसे रीजन्स में क्योंकि किसकी किल्लत है? फैसिलिटीज की। और यहां पर पूरी की पूरी क्रॉप प्रोडक्शन किसके भरोसे चल रही है? भगवान भरोसे, इंद्रदेव के भरोसे। तो इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर विच इज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड इंद्र, रेनफेड एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज, जो ये मतलब एरिया की बात हो रही है यहाँ पर, कल्टीवेशन क्रॉप्स इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन्स ना, और ये बोला जा रहा है इट इज प्रैक्टिस इन दोज एरियाज। इन एरिया को बोला जाता है, ऐसे एरियाज को, अनइरिगेटेड एरिया। हमारे देश में ऐसा अनइरिगेटेड एरिया कितना है? विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 51% ऑफ द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब समझ रहे क्या है? मतलब टोटल जितना भी हमारे पास देश में श्रेया ऐसे खेत अवेलेबल है जहां पर सोइंग होती है, क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, उनमें से 51% अनइरिगेटेड एरिया है। तभी अब आप मुझे एक बात समझा दो, 51% क्या होता है? वो टाई होता है, माइनॉरिटी होता है, क्या मेजोरिटी होता है? मेजोरिटी। तो आज भी आप क्या कहोगे कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो रिस्की बिजनेस है कि नहीं है? अब हाँ, आज भी कितना, 18 to 20%। और जबकि 50% पॉपुलेशन वहां पर लगी हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो टोटल नेट सोन एरिया क्या, इसका मतलब समझाना जरा मुझे कोई। टोटल नेट सोन एरिया क्या क्या मतलब है, क्या कैसे डिफाइन करोगे? टोटल हमारी कंट्री में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप, अंडमान, जितनी भी होती है ना, उसका जो नेट सोन एरिया है जहां पर सोइंग करी जाती है, कल्टीवेशन होती है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है,
जैसे मर्जी वो हो रही हो, लेकिन हर उस जगह पर लगभग हमारे देश के अंदर ऐसे 51%, मतलब वो टोटल जो एरिया जो इरिगेटेड होना चाहिए था वो नहीं है। आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ इरिगेशन जो होनी चाहिए थी वो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते उन रीजन में, या फिर नहीं है अवेलेबल वो चीज। अब इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होने से जरूरी थोड़ी ना है आप श्रेया ट्यूबवेल लगवाई लोगे तो गारंटी है कि पानी मिलेगा ही मिलेगा आपको। ग्राउंड वाटर के अंदर होना भी तो चाहिए। कई बार हो सकता है वो भी ना मिले। खैर नारियल से चेक करेंगे। अनइरिगेटेड एरिया ऑफ द कंट्री विच कॉन्स्टिट्यूट्स 51% ऑफ टोटल लैंड एरिया। फार्मर्स जो होते हैं रेनफेड एरियाज के अंदर, दे अर्न ओनली अबाउट 20 to 30% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज। बाकी वो क्या करते हैं, यहां पर फार्मर्स मूर्ख नहीं है, क्योंकि अगर एरिया इतना रिस्की है तो श्रेया मयूर, अगर ऐसे एरियाज के अंदर अगर शनि हम लोग खेती बाड़ी करते रहेंगे तो ये तो फिर पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं है, पेट पर लात मारने वाली बात नहीं है खुद के। यहां किसान जनरली करते क्या, रियल रियल ग्राउंड पर ये सब चीजें मयूर पता है कैसे वर्क करती हैं। किसान को यहां पर लगाव तो देखो बहुत है, तो श्रेया वो अपना जीते जी खेती वेती तो नहीं बेचेगा, जो उसकी पुश्ते हैं तो वो खेती वेती तो नहीं बेचने देंगी वो उसको। तो एक खेत रखता है, खेत खाली नहीं पड़े रहने देता है, कुछ ना कुछ वहां पर खेती बाड़ी करते रहता है, लेकिन इसको पता होता है कि मयूर किसी भी वक्त भट्टा बैठ सकता है। ये रिस्की चीज है खेती बाड़ी करना यहां पर ऐसे रीजन्स में। तो वो क्या करता है, सिर्फ अपनी 20 से 30% इनकम के लिए इस पर डिपेंडेंट रहता है, और एक जाए तो जाए 20 से 30%, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेस्ट ऑफ देयर इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम, जैसे हम लोग कहते हैं ना एग्रीकल्चर एंड एलईडी या फिर रिलेटेड एक्टिविटीज, वो रिलेटेड एक्टिविटीज से निकालता है अपनी बाकी इनकम। ओके, इन जनरल रेन डिपेंडेंट रीजन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। एक होते हैं ड्राई लैंड, ये वो एरियाज होते हैं जो कि एनुअल रेनफॉल रिसीव करते हैं लेस देन 75 सेंटीमीटर। और रेनफेड एरियाज दैट इंक्लूड एरियाज दैट रिसीव एनुअल रेनफॉल अबव 75 सेंटीमीटर। श्रेया जो वीट ग्रो हो रहा था उसके लिए टेम्परेचर कंडीशन कितनी थी, 17 टू 20 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितनी 75 टू 100। तो जहां पर गेहूं की खेती हो रही है कैसा एरिया है फिर वो शैनी, ड्राई लैंड है कि रेनफेड एरियाज है। अरे हो तो रही है 75% से ज्यादा हो तो रही है, 75 से 100 तक उग ही नहीं पाएगा ना वरना। मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर गेहूं उग रहा है वो कैसा एरिया है, रेनफेड है। जहां पर चावल उग रहा है तो रेनफेड है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कल हमने एक यूनिक तरीके का चावल पढ़ा, अपलैंड राइस पढ़ा। कल पढ़ा तो था अपलैंड राइस, भूल गए श्रेया, नहीं पढ़ाया था मैंने। जो हायर एल्टीट्यूड्स पे कभी कभार चावल उगाया जाता है, जहां पानी इतना ज्यादा नहीं होता है फिर भी चावल उग जाता है। भूल गए क्या श्रेयानी, नहीं है याद श्रेया। हामियां भर रही हैं, सिस्कियां मार रही हैं दोनों। कहाँ गया ये, किस कंटेक्स्ट में पढ़ाया था मैंने, ये रहा अपलैंड राइस। कल प्रॉपर लिखवाया भी था इसको मैंने यहाँ पर। हाँ तो पता क्यों नहीं पा रहे हो, अपलैंड राइस, ड्राई राइस, इट इज अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन ऑन ड्राई सॉइल रेदर देन फ्लडेड राइस पैडीज। कहाँ कहाँ, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये देखो बुस,
ये देखो, ये देखो, फोटो तो बड़ी सही भेजी है। जैसा जैसा बोला था श्रेया वैसी भेजी उसने। ठीक है, तो दीज क्रॉप्स आर मेनली स्टार्ची, नहीं स्टार्ची फूड्स होते हैं ये वाले अब राइस वाले, ठीक है। लेकिन हम वापस यहाँ पर आए तो कहाँ गया हमारा। अमंग ऑल रेनफेड एरियाज वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन, 68% of the area grows non-food crops also. जितने भी रेनफेड एरियाज हैं जहां पर क्रॉप्स ग्रो होते हैं, 68% ऐसे एरिया के अंदर नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब क्या, जो कि किस पर्पस के लिए यूज नहीं होते हैं, कंजम्पशन पर्पस के लिए, ठीक है। एंड 48% ऑफ द एरिया ग्रोस फूड क्रॉप, यानी कि रेनफेड एरियाज में ज्यादातर कोशिश क्या होती है किसानों की कि वो कैसे एग्रीकल्चर करें, कमर्शियल एग्रीकल्चर करें। क्योंकि देखो कमर्शियल एग्रीकल्चर तो प्रॉफिट मेकिंग का टूल है, रेनफेड एग्रीकल्चर कोई स्पेशल तरीके का एग्रीकल्चर थोड़ी ना, वो तो ये बता रहा है हमें कि जहां पर ये जो है बारिश जो है वो 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब मुझे क्या बताओ, जहां पर कॉटन उग रही होगी वो रेनफेड एरिया होगा, क्योंकि अगर वहां पर आपने कॉटन उगा दी शाइनी, तो वो वैसे भी जो है वो लॉस हो जाएगा उसका। बारिश अगर ज्यादा हो गई, ज्यादा पानी चाहिए कॉटन को, कुछ होगा नहीं उसको, अगर हम ज्यादा पानी दे देंगे तो खराब हो जाएगी। तो 48% ऑफ द एरिया ग्रोस फूड क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स ऑफ रेनफेड एरियाज आर कोर्स ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन। क्लाइमेट चेंज जरूर एक रिस्क पोज कर रहा है इन रेनफेड एरियाज विद टेम्पोरल एंड स्पेशल शिफ्ट्स इन रेनफॉल पैटर्न्स causing more frequent droughts and floods. Even in times of high rainfall, rainfall has become highly unpredictable, both in terms of timing and location. और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, शाबाश। और उससे हुए एक रिलेटेड फॉर्मूला की वजह से जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंडिया के पास 143 मिलियन हेक्टर का एरिया है। 143 मत लिखाना, 143 मिलियन हेक्टर का एरिया है जो कि नेट जोन एरिया के अंदर काउंट होता है। आउट ऑफ विच नियरली 113 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड कैन बी इरिगेटेड इवन इफ 100% इरिगेशन पोटेंशियल इज यूटिलाइज। यानी कि अगर, ध्यान से समझना है वाले फैक्ट को, कह रहा है टोटल 143 मिलियन हेक्टर्स हमारे पास नेट जोन एरिया है। अगर पूरी जद्दोजहद कर कर वैसे इन सारे एरियाज में जहां पर भी ये नेट जोन एरिया हमारे पास, अगर इरिगेशन फैसिलिटी अभी तो नहीं है, लेकिन अगर उपलब्ध करवा भी दी जाए श्रेया, फिर भी वो टोटल 143 मिलियन जो होगा वो कभी भी इरिगेशन पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। 113 मिलियन हेक्टर लैंड ही कर पाएगा। बाकी जगह पर पॉइंट ये मयूर, इरिगेशन फैसिलिटीज या उसकी पोटेंशियल ग्रो करने से कुछ नहीं होता। वहां पर ग्राउंड वाटर टेबल, वो जगह कैसी है, आसपास कोई रिवर का सोर्स है कि नहीं है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो फिर आपके दिमाग में आया होगा सवाल, सर बिना पानी के फिर खेती कैसे हो रही है। पानी के बिना मतलब ये होता है, एक दो बार बारिश भी हो जाए पूरे बारिश के सीजन में, ऐसा तो होगा कि 4 बूंदे पानी तो टपकेगा कम से कम, उतना ही उस एरिया में मतलब पानी टपकता है बारिश की फॉर्म में। और वहां पर जो ड्राई क्रॉप्स होते हैं जिनको पानी नाम मात्र के बराबर चाहिए हो, जैसे कॉटन जैसे जो ड्राई क्रॉप्स है, जो कोर्स ग्रेन्स है कभी कभार, ठीक है, या फॉडर क्रॉप्स हैं जैसे, वो इनफ होता है मतलब फार्मिंग करवाने के लिए। क्लियर है वाली चीज। इंडिया में 143 मिलियन हेक्टर्स ऑफ नेट जोन एरिया है, जिसमें से 113 मिलियन जो हेक्टर्स ऑफ लैंड है ये इरिगेट करा जा सकता है अगर हम 100% इरिगेशन पोटेंशियल को यूटिलाइज करें। बाकी फिर भी नहीं करा जा सकता। तो कितना नहीं करा जा सकता,
30 मिलियन, ये हुआ ना 143 माइनस 113, कितना 30 मिलियन हेक्टर्स। क्यों नहीं करा जा सकता? पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर नदी का कोई सोर्स नहीं है, ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे होगा। अब इरिगेशन के लिए हम ये थोड़ी ना करेंगे कि मध्य प्रदेश से मोटर चलाना शुरू करेंगे, वो कश्मीर तक पता चला पानी पहुंचा रही है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? कोई दिक्कत? पक्का? फिर हम बात करते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग की। ये कौन सा हो जगह? शाइनी, श्रेया, सब कुछ समझ में आया ना? सब कुछ? श्रेया जरा ये वाला पॉइंट समझाओ मुझे जरा फिर से, नेट सोन एरिया वाला। बाकियों को क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ठीक है। ड्राईलैंड फार्मिंग, अब जहां पर नहीं है मयूर, तो वो एक तरीके से क्या बन रहा है? ड्राईलैंड फार्मिंग तो बन रहा है वो, है ना? हाँ। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर refers to the region or the type of farming which is operated in subhumid to arid conditions, where there is inefficient hydrology, lack of irrigation facilities, complete dependence on monsoon rainfall, reflecting a typical cropping pattern of coarse grains। अभी मैंने आपको बताया मिलेट्स, ऑयलसीड, पल्सेस, कॉटन। तो यहां पर मैं ऐसा कितना एरिया लिख दूं श्रेया? कितना लिख दूं? क्योंकि मैं 30 मिलियन पता है क्यों जा रहा हूं मैं ऊपर? क्योंकि उसने बोल दिया ना ऑलरेडी, हमें क्या कहा, 100% इरिगेशन फैसिलिटी भी यूटिलाइज हो जाए तब भी 113 मिलियन तक ही नंबर पहुंच पाएगा वो। और है टोटल कितना देश में पोटेंशियल खेती की? 143 मिलियन। तो बाकी कितना एरिया? 30 मिलियन हेक्टर्स वाला एरिया है। क्लियर है? ऊपर और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है। जो इधर है ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर, वो रेनफेड एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। जो रेनफेड एग्रीकल्चर का पार्ट है वो ड्राईलैंड फार्मिंग का पार्ट नहीं है। ओके, क्योंकि दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून ऐसे रीजन जो है, एंड दे रिफ्लेक्ट अ टिपिकल क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ कोर्स ग्रेन्स लाइक मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन एक्सेट्रा। ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स कैन नॉट बी अप्लाइड, और HYV सीड्स जो है दे कैन नॉट बी यूज इन दीज रीजन्स। क्यों? फर्टिलाइजर और HYV सीड्स के लिए क्या चाहिए होता है? बहुत ज्यादा पानी। और हमने ये पढ़ा था ना श्रेया, लिमिटेशन याद है ग्रीन रेवोल्यूशन की, कि ग्रीन रेवोल्यूशन जिन जिन एरियाज में आया था, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा, वहां पर ग्राउंड वाटर टेबल काफी नीचे चला गया है जब से वो आया था। पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और फिर याद है फर्टिलाइजर्स, ये फार्मर्स की लैक ऑफ नॉलेज इन यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पता नहीं होता कितनी बोरियां डालनी है उनको, है ना? तो फर्टिलाइजर्स कैन नॉट बी अप्लाइड, एंड HYV वेराइटी सीड्स कैन नॉट बी यूज इन दीज रीजन्स that can be used in irrigated areas, which is why crop production fluctuates to a large extent in areas of dryland agriculture। तो फीचर्स क्या होते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के? एनुअल रेनफॉल इज अनप्रेडिक्टेबल, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्केर्स, पता नहीं कितनी होगी, कब होगी भी कि बारिश की नहीं होगी। ज्यादा हो जाए जिस साल बारे नहीं आ रहे, और जिस साल ना हो उस साल ठप हो जाएगा सब कुछ। लार्ज साइज लैंड होल्डिंग्स, अभी जरूरी नहीं है वैसे, ठीक है ऐसा होता है, लेकिन लार्ज साइज लैंड होल्डिंग्स बेसिकली पता है कि ये वाला पॉइंट हमें क्या बता रहा है? ये फैक्ट बता रहा है कि देश में ऐसे हमारे जितने भी ड्राईलैंड वाले इलाके हैं ना, जहां जहां मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज मयूर बिल्कुल नहीं पहुंच सकती है, वो एक्चुअली साइज में काफी बड़े बड़े एरिया है एक साथ। लो क्रॉप यील्ड्स, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यहां पर यूज होगा, यानी कि अब हम ऊपर चलते हैं, नहीं यहां पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या था? इट इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी विद लेबर स्केर्सिटी, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। क्या यहां पर अवेलेबल है ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड? दे आर कल्टिवेटेड विद रिलेटिवली लोअर इनपुट्स, कम कैपिटल कम लेबर के साथ काम हो जाता है। लेबर अवेलेबल भी नहीं है वैसे यहां पर। अब लेबर ये भी समझ गए आप क्यों अवेलेबल नहीं है, जैसे उधर यहां पर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग के पास, या फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर लैंड्स के पास,
क्यों रहेंगे वहां पे लेबर? रिस्की नहीं है, ज्यादा रिस्की नहीं है वहां पर एग्रीकल्चर बिजनेस, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, यील्ड इज लो पर यूनिट एरिया, एंड इट इज प्रैक्टिस ऑन साइंटिफिक लाइंस. साइंटिफिक लाइंस इसलिए बहुत सोच समझ कर खेती बाड़ी करनी है अगर यहां पर करनी है तो, वरना लॉस हो सकता है. एंड पुअर इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स. पुअर इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स का ये मतलब है बेसिकली फार्मर्स की कुल मिलाकर यहां पर कंडीशंस अच्छी नहीं रहती हैं और उनकी इनकम जो होती है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है. हाँ, इरेगुलर रहती है. ड्राईलैंड फार्मिंग जो है इट रिलाइज ऑन चूजिंग क्रॉप्स एंड ग्रोथ टेक्निक्स दैट मेक्स द मोस्ट ऑफ द लैंड्स लिमिटेड मॉइस्चर एज वेल एज ऑन इफेक्टिव सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज. तो ड्राईलैंड फार्मिंग बेसिकली क्या है, ये किस चीज पर रिलाई करता है, ऐसे क्रॉप्स को हमें चूज करना है, ऐसी ग्रोथ टेक्निक्स को हमें यूज करना है जिसकी वजह से ज्यादातर जो लैंड है, लैंड का जो लिमिटेड मॉइस्चर है उसको हम यूज कर सकें, एज वेल एज ऑन इफेक्टिव सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज. तो इसके लिए कैसी इरिगेशन अगर फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाए, कैसे भी करके लाई जाए, हल्की फुल्की भी, क्योंकि देखो फार्मिंग हो रही है तो पानी कुछ तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है, हम लोग वैसे यहां पर एक रूल पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकली ठीक है. अब तो देखो ऐसा कोई भी हिस्सा है जहां पर किसान जो है वो खेती कर रहा हो, जहां पर सिर्फ बारिश के ऊपर वो मतलब आश्रय रह रहा हो, उसको पता है कि भाई आत्महत्या करनी पड़ेगी. अगर मान लो पॉसिबल नहीं भी है लेकिन फिर भी एक इरिगेशन फैसिलिटी मैं यहां पर लेकर आना चाहता हूं जो कि चुल्लू भर पानी पे चले. अब ऐसी चुल्लू भर पानी पे चलने वाली इरिगेशन फैसिलिटी कौन सी होती है, कैसा सिस्टम, श्रेया आप बताओ उसका नाम. हाँ, तो क्या होता है वो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन. नहीं, ड्रोन तो ज्यादा पानी बर्बाद कर देगा, ड्रोन्स के थ्रू थोड़ी ना होगी ड्रिप इरिगेशन. श्रेया करेक्ट करना जरा मयूर को, कह रहा ड्रोन्स के थ्रू होगी ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन्स के थ्रू होगी शाइनी, कैसे होगी? हाँ, उस पर तो तुम मिसाल पानी बर्बाद कर दोगे, तुम अपने ऊपर ही पानी गिरा रहे हो, पता चला खड़े होकर 1 घंटे. वो तो दूसरा था. ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद करके पाइपों में एक एक जगह पर छेद करके सिर्फ बूंद बूंद पानी टपकता है, रूट को उतना ही मिलता है जिसको जितना उसको दिया जाए इतना. देख रहे हो ये? काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं ना, शरीर में एक लीकेज जैसा सिस्टम बनाया जाता है इंटरस्पेसिंग करते हुए, है ना, और फिर वो पानी देता रहता है. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.